फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश सजय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के संबंध में देखेंगे। पिछले कक्षा में हमने भौगोलिक विभाजन को हमने देखा, भूगर्भिक संरचनाओं के विषय में हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम लोग प्राकृतिक विभाजन के संदर्भ में देखेंगे। प्राकृतिक विभाजन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना, मिट्टियाँ और उसकी जो भौगोलिक ढलान है उसके आधार पर, ठीक है, इसका 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों का देखते हैं कौन कौन से भाग है और किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, आप मानचित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए उत्तरी भाग को। छत्तीसगढ़ के उत्तर जो क्षेत्र है, यहां से आपको, जैसे हम पढ़ते हैं, आपके 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाग है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये जो क्षेत्र है आपका उत्तर का क्षेत्र, उत्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, इसमें आपका मनेन्द्रगढ़, कोरिया, आपका सूरजपुर, बलरामपुर, ये जो क्षेत्र है, यहां से आप इसको ले सकते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, आपको सिर्फ अभी नाम याद रखना है। बाद में हम लोग धीरे से क्या करेंगे, एक एक पाठ को हम अच्छे से विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया, उत्तर का जो क्षेत्र है। उसके पश्चात आप देखेंगे जसपुर का जो क्षेत्र है, जसपुर और कुछ एरिया बलरामपुर का, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ठीक, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के नाम से हम क्या है इसको जानते हैं। अब आते हैं, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ को बोला जाता है महानदी बेसिन। पूरा अध्ययन हम करेंगे। पहले आप सिर्फ नाम को देखिए, पूर्वी बघेलखंड पठार, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, फिर मध्य छत्तीसगढ़ जिसमें आपको बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग आता है। यह एरिया है हमारा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन इसलिए पड़ा है नाम, क्योंकि इसी क्षेत्र से महानदी का उद्गम होता है और इसी क्षेत्र से उसका प्रवाह भी है। ठीक है, तो इसको हम महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं। अब दक्षिण छत्तीसगढ़ में आएंगे तो दक्षिण छत्तीसगढ़ को हम दंडकारण्य का पठार बोलते हैं। हमारा पूरा बस्तर संभाग, पूरा लगभग बस्तर संभाग को लीजिए, इसको हम बोलेंगे दंडकारण्य का पठार। तो इस तरह से हम इसको कुल 4 भागों में बांटकर हम इसके अध्ययन करते हैं। अब आइए देखें कि इसके कितने प्रतिशत में ये बांटा हुआ है। पहले देखिए आप पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये जो क्षेत्र है पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है, यह है आपका 16.16%। ठीक, इसको आपको याद रखना है। 16.16 है, 16.16%। उसके पश्चात आप आएंगे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश आएंगे आपका 4.59%। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया हमारा ये वाला क्षेत्रफल। ठीक, अब आ जाइए महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का विस्तार सर्वाधिक है, इसका क्षेत्र है 50.34%। ठीक, 50% से ज्यादा एरिया जो है महानदी बेसिन के अंदर इसको शामिल किया जाता है। ठीक, उसके पश्चात आ जाइए आप दंडकारण्य का पठार। तो इसका आ जाएगा आपका 28%। ठीक, 28.91%। तो इस तरह से हम इसके परसेंट को याद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके एक एक जो क्षेत्र है, ठीक, आपका चारों क्षेत्र का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि इसका टोटल एरिया कितना है, प्रतिशत के वाइज, क्षेत्रफल के वाइज, इसमें कौन कौन से एरिया को शामिल किया जाता है। और विशेष बात हम इसको देखेंगे, इनके उप विभाजन क्या क्या है। ठीक है, इनके बहुत सारे क्या है, उप विभाग है। तो इन उप विभागों का भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला खंड है पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो हम सबसे पहले पूर्वी बघेलखंड के पठार के संबंध में देखते हैं कि इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ है। आप देख सकते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ में, जो कि आप यहाँ महेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला है, ये आती है। कोरिया जिला जो बैकुंठपुर एरिया है,
उसके पश्चात आपका सूरजपुर आएगा, सूरजपुर जिला, फिर आपका सरगुजा जिला आएगा और बलरामपुर। याद रखेंगे पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आपका मेन पार्ट जो क्षेत्र है, सरगुजा जिला का मेन पार्ट क्षेत्र है, वो जो है जसपुर सामरी पार्ट के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, और बलरामपुर का जो सामरी तहसील है उसको भी जसपुर सामरी पार्ट में शामिल किया जाता है। तो दो चीजों को सरगुजा संभाग पूरा आप लेंगे तो दो चीज, पहला है आपका कि जसपुर जिला को इसमें शामिल नहीं करेंगे, दूसरा है सामरी पार्ट प्रदेश, जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश और सामरी तहसील, और आपका मेन पार्ट क्षेत्र, इसको हम जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश में शामिल करते हैं। बाकी पूरा इसका विस्तार जो है पूर्वी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। पूर्वी बुंदेलखंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ से इधर मध्य प्रदेश का एरिया पाया जाता है, और मध्य प्रदेश के जो एरिया को बुंदेलखंड का पठार वहाँ विस्तार है, बुंदेलखंड का पठार वहाँ पर विस्तृत है। उसके पूर्वी क्षेत्र में होने के कारण इस क्षेत्र को हम पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसकी विस्तार की बात करके हमने, अब देखिए अब इसका कुल कितना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो ये जो है आपका कुल 21,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक, इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया 16.16%। कुल छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्र का 16.16% और यदि आप इसके क्षेत्रफल को देखेंगे तो है 21,863 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो इतना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। बात करते हैं इसकी ढाल की, तो देखिए ये जो हमारा उत्तर क्षेत्र है, इसकी ढाल जो है आपका उत्तर की ओर है, ठीक है, उत्तर की ओर है, इसलिए इसकी नदियां भी उत्तर की ओर इसकी बहाव है। जैसे आपकी जितनी भी आपकी रिहंद नदी है, बनास नदी है ना, इस तरह से इसकी ढलान जो है उत्तर की ओर है। इसके कारण इसका जो नदियों का ढलान भी क्या है, उत्तर की ओर है। इसलिए ये इधर की जितने भी जल है, इसके जल विभाजन क्षेत्र में हम देखते हैं तो इसका जो जल है आपका सोन नदी और गंगा नदी प्रवाह तंत्र में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से इसका हम ढलान को देखें उत्तर की ओर। औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 से 400 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई, इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई उसको कहते हैं जो समुद्र तल से जो ऊंचा रहता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र तल से 300 से 400 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक, अब देखिए इसके अपवाह तंत्र मैंने बताया इसका सोन नदी अपवाह तंत्र, जो कि आपके सोन नदी आपके अमरकंटक से निकलती है, और गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो सोन और गंगा नदी अपवाह तंत्र में इसको शामिल किया जाता है। सोन नदी में इसकी नदी इधर की नदियां जो सोन नदी में जाके उसमें प्रवाहित होती है, और सोन नदी जो है गंगा नदी में जाकर के प्रवाहित हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम सोन नदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं। ठीक, अब इसके निर्माण की बात करें तो मैंने आपको भूगर्भ संरचना के चैप्टर में बताया था कि इस क्षेत्र में कोयला का खदान बहुत सारे मात्रा में है, अर्थात कोयला खनिज पाई जाती है, और इसका जो निर्माण है गोंडवाना शैल समूह से बना हुआ है। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। खनिज की बात करें तो दो खनिज को आपको याद रखना है, पहला कोयला है और दूसरा है आपका खनिज में है ना, कोयला मान के चलेंगे आप, कोयला, और दूसरा खनिज आपका बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट खनिज की इधर प्राप्ति होती है। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आपको याद रखेंगे लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी की यहाँ पर उपलब्धता है, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र उस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं हम तो देवगढ़ की पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई है आपका 1033 मीटर। तो इसको आपको याद रखना है, 1033 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी किस क्षेत्र की, आपका पूर्वी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की पहाड़ी। डेटा आपको याद रखना है, डेटा हमेशा पूछा जाता है,
परीक्षाओं में 1033 मीटर, ये हमेशा मीटर में रहता है, कभी किलोमीटर में या फिर और दूसरे में नहीं रहेगा, सिर्फ मीटर में रहेगा। ठीक, अब इसकी वर्षा की बात करें तो ये जो है इस क्षेत्र में औसत 125 मिलीमीटर वर्षा होती है हमेशा, औसत हर बार। ये वार्षिक है, वार्षिक वर्षा 125 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में देखी जाती है। जलवायु को बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी जलप्रपात को। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका मान के यहां पर चलिए, आपका अमृत धारा जलप्रपात, अमृत धारा जलप्रपात। ठीक, दूसरा है जो महत्वपूर्ण है उसको बता रहा हूं मैं आपको, दूसरा है आपका रक्सगंडा, रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक, रक्सगंडा जलप्रपात, अमृत धारा जलप्रपात है जो कि आपका हसदेव नदी में बना हुआ है। रक्सगंडा जलप्रपात जो है आपका रेंड नदी में बना हुआ है, रेंड नदी में बना हुआ है। तीसरा जो जलप्रपात हमारा यहाँ पर पवई, पवई जलप्रपात पवई नदी में ही ये बना हुआ है। ठीक, तो अमृत धारा जलप्रपात जो है मनेन्द्रगढ़ जिला में है, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर तहसील भरतपुर जिला में। ठीक है, उसका रक्सगंडा जलप्रपात है आपका यहाँ पर सरगुजा जिला में है, और पवई जलप्रपात आपका बलरामपुर जिला में स्थित है। तो इस तरह से हम इसको तीनों जलप्रपात हम देखेंगे, और भी जब इसका उप विभाजन करेंगे तो हम अच्छे से और भी विस्तार से हम इसको देखेंगे। तो इस तरह से आप इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसको समराइज करते हैं। देखिए, पहला क्या है, इसका विस्तार कहां पर है, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा कोरिया, तीसरा आ जाएगा सूरजपुर जिला, फिर आपका सरगुजा जिला, किसको छोड़ करके आपका सिर्फ आपका मेन पार्ट क्षेत्र छोड़ करके बलरामपुर जिला जो कि आपके शामली तहसील को छोड़ करके ये क्षेत्र फैला हुआ है। निर्माण की बात करें तो गोंडवाना शैल समूह से बना हुआ है। ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक, और इसकी ढाल जो है उत्तर की ओर है ना, उत्तर की ओर इसकी ढाल है, क्योंकि गंगा नदी से इसका क्या होती है, इसका इधर की जो नदियां हैं वहां से उसका गंगा नदी जाकर उनका बहाव क्षेत्र है। ठीक, तो इस तरह से हम इसके एक एक चीजों को हम देखेंगे। यदि पूर्वी बघेलखंड के पठार, इसके उप विभाजन को देखेंगे। देखिए, इसको हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांटकर हम इसके अध्ययन करेंगे। पहला हम इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पर पहला है आपका रिहन बेसिन। ठीक, रिहन बेसिन, रिहन बेसिन। दूसरा है हमारा यहाँ पर कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये वाला मानचित्र को अभी कुछ समय के लिए भूल जाइए, इसको आप देखिए, इस पर ध्यान करिए। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यह जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं रिहन बेसिन, डॉट डॉट वाला एरिया क्षेत्र रिहन बेसिन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं कन्हार बेसिन। ठीक, तो रिहन बेसिन जो है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पर इधर है छुरी मतरिंगा पहाड़ी जो है सरगुजा जिला में, वहां से निकल कर क्या होती है, ये आपका ये वाला जो एरिया है इसको पूरा काटते हुए रिहन नदी जो है आगे सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस नदी के नाम से इस क्षेत्र का नाम पड़ा है रिहन बेसिन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, रिहन बेसिन। दूसरा है आपका कन्हार बेसिन, यहां से आपका कन्हार नदी का उद्गम होता है और इस तरह से जा करके ये पूरा इस क्षेत्र को प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कन्हार बेसिन। दोनों उप विभाजन हमने देख लिया। तीसरा है जो आपको यहाँ पर बीच का जो क्षेत्र दिख रहा होगा आपको, ये जो बीच का क्षेत्र पूरा, इसको हम बोलते हैं
चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, तीसरा हमारा उप विभाजन हो जाएगा आपका चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। यह जो क्षेत्र है बीच के क्षेत्र, इसी में आपका आपका पूर्वी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है। देवगढ़ की पहाड़ी उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ऊंचाई मैंने आपको बताया था 1033 मीटर। 1033 मीटर क्या है इसकी कुल ऊंचाई है। अगला जो भाग है, ये वाला जो भाग है आपका हो जाएगा चांद बखार और देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, नीचे आते हैं। नीचे आपको आएंगे दो भाग आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहला जो है हमारा ये बड़ा वाला जो डॉट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, चौथा इसका उप विभाजन होगा हसदेव। इसको हम बोलते हैं हसदेव बेसिन। हसदेव बेसिन, हसदेव बेसिन इसी क्षेत्र से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है और हसदेव नदी बह करके हमारा महान नदी में आकर के इधर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इसलिए इसका नाम हसदेव नदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है हसदेव बेसिन। हसदेव बेसिन इसी क्षेत्र में आपका अमृत धारा जल प्रवाह इस क्षेत्र से क्या होती है, प्रवाहित होती है। और यह क्षेत्र जो है आपके यहाँ पर इस क्षेत्र में आपका क्या है, आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है। तो इसको बोल सकते हैं आप गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के जस्ट उत्तर में। ठीक है, इस टाइप से है इसका बनावट जो है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के पूर्वी भाग में, और यहाँ पर आते हैं, ये है आपका सरगुजा बेसिन। ठीक, अगला भाग है हमारा सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन में हमारा रामगढ़ की पहाड़ी अवस्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी के विषय में और हम विस्तृत देखेंगे। पहले आपको इतना याद रखना है कि हमारे जो पूर्वी बुंदेलखंड के पठार है उसको हम 5 भागों में और बांट सकते हैं। पहला क्या है आपका रिहन बेसिन, आपके छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी क्षेत्र है। उसके पास आप कन्हार बेसिन, फिर आपका चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, यहीं पर आपकी देवगढ़ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई जो है 1033 मीटर है, ये अवस्थित है। ठीक, तीसरा में हसदेव बेसिन, जो कि हसदेव नदी का बहाव के कारण इस क्षेत्र का नामकरण हसदेव बेसिन पड़ा है। अगला है हमारा सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन के अंतर्गत हम रामगढ़ की पहाड़ी को देखते हैं। सरगुजा बेसिन के क्षेत्र में ही रामगढ़ की पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, आपको रिहन बेसिन का नाम याद रखना है। रिहन बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंगरौली बेसिन, क्योंकि ये क्या है, यह क्या है आपके सिंगरौली बेसिन जो है रिहन नदी का ही दूसरा नाम है। तो इस तरह से हम इसके 5 भागों में बांट करके हम इसकी अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा से इस क्षेत्र के विषय में, जो कि है आपका रामगढ़ की पहाड़ी के विषय में। तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ के प्राचीनता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पर हम रामगढ़ की पहाड़ी के विषय में अध्ययन करेंगे। रामगढ़ की पहाड़ी में आपको 5 बातें जो बता रहा हूँ, जिसको आपको कंठस्थ याद रखना है। पहला है आपका सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा जो कि रामगढ़ की पहाड़ी में पाई जाती है। यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ पर पाई जाती है रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि सीता बेंगरा गुफा वहाँ पर स्थित है। वह जो है क्या है, प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक, प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है जो कि है जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में वो भी पाई जाती है।
इसकी विशेषता यह है, इस समय सम्राट अशोक के काल में उसका शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, सम्राट अशोक के काल के शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसमें क्या है, एक कुछ कथा वर्णन है, लोक नाट्य वर्णन है, जो है आपके देवदासी सुतनुका और देवदत्त नामक नर्तक की कहानी उसमें वर्णन है। अब याद रखेंगे, वो जो लिखा हुआ जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में पाया जाता है। ठीक है, तो सीता बेंगरा की गुफा प्राचीनतम नाट्यशाला है। जोगीमारा की गुफा जो कि आपका सम्राट अशोक से संबंधित है, देवदासी सुतनुका देवदत्त नामक नर्तक की प्रेम कहानी का उसमें वर्णन है। भाषा आपको याद रखना है, भाषा है आपका पाली भाषा और लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि पाली भाषा में लिखा हुआ है। मेघदूतम, मेघदूतम के विषय में देखें तो मेघदूतम जो कि कालिदास की रचना है। कालिदास, महाकवि कालिदास ने वहाँ पर रामगढ़ की गुफा में मेघदूतम की रचना किया और उसी मेघदूतम को हमारे छत्तीसगढ़ के जो कवि है मुकुटधर पांडे जी ने उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप क्या है, मेघदूतम रचना कालिदास आप सब जानते हैं, इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। इसको लिखा कहाँ पर गया है, रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक, उसके पश्चात आपको याद रखना है सीता लेखनी। सीता लेखनी नाम के एक स्थान है जो कि है आपका सूरजपुर में पाया जाता है। उसके पश्चात जो अंतिम जो बात है आपको याद रखना है, सीता कुंड। रामायण काल की एक कुंड है जिसको सीता कुंड के नाम से जानते हैं। उसकी प्राप्ति भी आपके रामगढ़ की पहाड़ी में होती है। तो 5 बातें आपको याद रखना है। पहला है आपका सीता बेंगरा की गुफा सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक, उसके बाद जोगीमारा सम्राट अशोक से जोड़ना है आपको। भाषा है उसका क्या है, आपका पाली भाषा ब्राह्मी लिपि। देवदासी सुतनुका और देवदत्त नामक नर्तक की प्रेम गाथा का उसमें वर्णन है। ठीक, इसको आपको जोगीमारा गुफा के संबंध में याद रखना है। सीता लेखनी, सीता लेखनी कहाँ है आपका, सूरजपुर में है। सीता कुंड क्या है आपका, रामगढ़ की पहाड़ी में सीता कुंड भी पाया जाता है जो कि आपका रामायण काल की वो जो है कुंड है माना जाता है। अब ये आपको याद रखना है कालिदास कृत मेघदूतम की रचना, जिसका अनुवाद छत्तीसगढ़ी में महान कवि हमारे छत्तीसगढ़ के कवि ने किया था, जिसका नाम था मुकुटधर पांडे जी। तो इस तरह से हम इसका रामगढ़ की पहाड़ी के विषय में अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे आपके जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के संबंध में। दूसरा पाठ प्रदेश जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, देखिए इसका विस्तार आप देख रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में ये अवस्थित है। अवस्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। जिला की बात करते हैं तो संपूर्ण जसपुर जिला इसमें शामिल किया जाता है। और जो क्षेत्र आपके पूर्वी बघेलखंड में छोड़ा गया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका मैन पार्ट का क्षेत्र इसको जसपुर सामरी पाठ में शामिल किया जाता है और बलरामपुर जिले के आपका सामरी तहसील को भी आपका जसपुर सामरी पाठ में शामिल किया जाता है। तो इसका विस्तार आपको याद रखना है, संपूर्ण जसपुर जिला, मैन पाठ का और सामरी पाठ का क्षेत्र। ठीक, इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 6208 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक, 6208 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको इसके क्षेत्रफल का प्रतिशत बताया था 4.59%। कुल छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का कितना है, 4.59%। ठीक है, औसत ऊंचाई की हम बात करें तो ये इसकी औसत ऊंचाई है आपका 4000 से 1000 मीटर तक। ठीक है, 400 से 1000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। निर्माण आपके दक्कन ट्रेप चट्टान से इसका क्या हुआ है, आपका निर्माण हुआ है। मैंने आपको भूगर्भिक संरचना में इसको बताया हूँ अच्छे से, है ना। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है जरूर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। भूगर्भिक संरचना के नाम से हमारा टॉपिक है। तो दक्कन ट्रेप चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, दक्कन ट्रेप चट्टान से। खनिज
की बात करें तो इस क्षेत्र में आपका मुख्यतः बॉक्साइट खनिज पाया जाता है और अल्प मात्रा में कोयला और यूरेनियम की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला खनिज है आपका बॉक्साइट, फिर आपका कोयला और अल्प मात्रा में आपका यूरेनियम की भी प्राप्ति इस क्षेत्र में होती है। इस क्षेत्र में नदी की बात करते हैं तो कन्हार नदी, मैंने आपको कन्हार बेसिन पढ़ा है आपके पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में, तो कन्हार नदी इस क्षेत्र से बहा हुआ है। उसके पश्चात शंख नदी और मांड और मैनी नदी, इस तरह से 4 नदियां हम पढ़ेंगे। नदी वाले जो पाठ हम पढ़ेंगे उसमें हम विस्तृत अध्ययन नदियों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कन्हार, इसकी ढलान की बात करते हैं तो देखिए ढलान जो है आधा, कुछ क्षेत्र जो है उत्तर की ओर ढलान है, कुछ क्षेत्र दक्षिण की ओर है और कुछ क्षेत्र की ढलान जो है आपका पूर्व दिशा में है, ठीक, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो इस तरह से इसकी ढलान है, क्योंकि इसका मैं आपको ये बताने का मतलब ये है कि कन्हार नदी का जो ढलान है वो जो है उत्तर दिशा में है। तो कन्हार नदी का उद्गम यहाँ पर होकर के कहाँ गई है, वो उत्तर की ओर बहती है। उसके पश्चात आपका मांड नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसका उद्गम उस क्षेत्र से होकर के आपका दक्षिण की ओर उसका बहाव है, उसका प्रवाह है, और आपके शंख नदी जो है आपका उत्तर पूर्व की ओर उसका प्रवाहित होती है। तो इस तरह से इसकी ढलान जो है तीनों दिशा में इसकी ढलान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। खनिज हमने देख लिया, नदी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इसकी जलवायु के विषय में। तो जलवायु आपको याद रखना है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु जसपुर सामरी पाठ प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें वर्षा की बात करते हैं। तो वर्षा जो है इसमें आपका छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक वर्षा होने वाला जो क्षेत्र है अबूझमाड़, उसके पश्चात दूसरा नंबर में हमारा आपके जसपुर जिला में होती है। जसपुर जिला दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है औसत वर्षा के अनुसार देखें तो, ठीक। तो इस तरह से हम इसकी देखते हैं। मिट्टी में आपको याद रखना है लेटेराइट मिट्टी, ठीक, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का भी आपको अल्प मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक, लाल पीली। तो इस तरह से मुख्यतः मिट्टी जो है आपका लेटेराइट मिट्टी आपका है इस क्षेत्र में, ठीक। वर्षा 125 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखिए फसल, तो फसल में आपका बागवानी फसलें इस क्षेत्र से, बागवानी फसलें इस क्षेत्र से होती है, जैसे कि आपका लीची हो गया, लीची, ठीक। उसके बाद में आपका चाय, ठीक, लीची, चाय, टमाटर, टमाटर, ठीक, और मूंगफली, मूंगफली, ठीक है। तो मुख्यतः हमारे छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर लीची और चाय की खेती होती है और टमाटर की भी खेती होती है। तो इस तरह से बागवानी फसलों की खेती जो है हमारे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश से होती है। इसको हम कई भागों से बांट करके हम इसको पढ़ेंगे। अब हम इसका उप विभाजन हम देखेंगे। मानचित्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानचित्र में हम इसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में बांट करके उसको हम एक एक भागों का और हम अच्छे से अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले देखिए आप मानचित्र में सबसे जो ऊपर का जो क्षेत्र है आपका बलरामपुर और क्षेत्र को, है ना, बलरामपुर और कुछ जसपुर जिला के क्षेत्र को मिलाकर के इसको हम पढ़ते हैं सामरी पाठ प्रदेश। सामरी पाठ नाम के एक वहाँ पर चोटी पाई जाती है, पहाड़ी पाई जाती है, उसके नाम से सामरी पाठ नाम पड़ा है। उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे पंडरा पाठ, है ना, बाजू में आप आएंगे इसको बोलते हैं हम जारंग पाठ। ये जो सरगुजा जिला में पड़ता है, सरगुजा जिला का क्षेत्र पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं मैन पाठ का क्षेत्र। और नीचे जसपुर पाठ है, ठीक है, जसपुर पाठ। तो इस तरह से हम इसको कुल 5 भागों में बांट करके हम इसको पढ़ेंगे। इसके अवस्थिति को आपको याद रखना है, सामरी पाठ, फिर पंडरा पाठ, फिर जसपुर पाठ। थोड़ा से इधर आएंगे आप पंडरा पाठ सामरी पाठ के जारंग पाठ मिलेगा, फिर आपको मैन पाठ प्राप्त होगी, जो कि मैन पाठ सबसे पश्चिमी एरिया है। इस क्षेत्र जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, ठीक है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश मुख्यतः आपका छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी एरिया है, ठीक।
छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी एरिया को हम जसपुर सामरी पाठ के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो एक एक पाठ का हम आइए अध्ययन करते हैं। सामरी पाठ प्रदेश। सामरी पाठ प्रदेश आपका मुख्यतः बलरामपुर जिला में अवस्थित है। ठीक, सामरी पाठ को हम उसके भी दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। इसके जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है ना, इसको हम पढ़ते हैं लहसुन पाठ, और जो पूर्वी क्षेत्र है इसको हम पढ़ते हैं जमीर पाठ। तो सामरी पाठ के ही दो उप विभाग है, पश्चिमी क्षेत्र लहसुन पाठ और पूर्वी क्षेत्र हो जाता है आपका जमीर पाठ। याद रखेंगे जमीर पाठ को बॉक्साइट का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्या नाम से जाना जाता है? जमीर पाठ को बॉक्साइट का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। जमीर पाठ, बॉक्साइट का मैदान, पश्चिम क्षेत्र आपका लहसुन पाठ। सामरी पाठ जो है, जितने भी पाठ प्रदेश है हमारे राज्य में, जितने भी पाठ प्रदेश है, सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है सामरी पाठ प्रदेश को। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा का यहीं पर क्या है, अवस्थिति है। ठीक है, गौरलाटा जिसका है 1225 मीटर ऊंचाई है। क्या नाम है उसका? गौरलाटा। ये जो है गौरलाटा जो है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। तो इसको आपको याद रखना है। कितनी है? 1225 मीटर। दूसरे नंबर में हम पढ़ेंगे आपका बैलाडीला को, जो कि 1210 है, वो सेकंड नंबर आता है। यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी अवस्थिति है सामरी पाठ प्रदेश में 1225, सामरी पाठ प्रदेश 1225 मीटर। ठीक, बॉक्साइट का मैदान जमीर पाठ और लहसुन पाठ यहीं पर अवस्थित है। ठीक, इसी क्षेत्र में आपके सामरी पाठ प्रदेश क्षेत्र में ही कोटली जलप्रपात, ठीक है, कोटली जलप्रपात अवस्थित है। नदी में हम पढ़ेंगे जब दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर पढ़ेंगे तो कोटरी नदी है, कोटरी नदी है वो। जलप्रपात का नाम है कोटली। ठीक है, कोटली, यहाँ पर आपको याद रखना है कोटली जलप्रपात। ठीक है, तो इसमें आप कई बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, इसलिए इसको आपको याद रखें। कोटली जलप्रपात सामरी पाठ प्रदेश में ही अवस्थित है। इसके विस्तार जो है आपके पूरा बलरामपुर में है, पूरा बलरामपुर क्षेत्र में इसका विस्तार है। कुछ भाग जसपुर क्षेत्र में ही इसका फैला हुआ है। तो मुख्यतः इसको बलरामपुर हम मान करके इसको चलेंगे। ठीक है, अब इसको नीचे वाले जो उप विभाग है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप आएंगे सामरी पाठ प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में, इसको बोलते हैं हम जारंग पाठ। ठीक, तो जारंग पाठ जो है सीतापुर और लुंड्रा के सीमा पर अवस्थित है। सीतापुर जो है आपके सरगुजा जिला आता है, और लुंड्रा जो है ना, ये सीतापुर लुंड्रा क्षेत्र में क्या होता है, यही सीमा रेखा पर ये अवस्थित है। अर्थात जसपुर और आपके सरगुजा, जसपुर और सरगुजा जिला की सीमा पर क्या है, ये अवस्थित है। इसको बोलते हैं हम जारंग पाठ। ठीक है, इस क्षेत्र को ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट का सर्वाधिक मात्रा में क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है ना, तो बॉक्साइट की सर्वाधिक प्राप्ति आपके जारंग पाठ के क्षेत्र में होता है। जिसको आपको याद रखना है। क्षेत्र में है ना, बॉक्साइट का मैदान है जमीर पाठ, और सर्वाधिक बॉक्साइट की प्राप्त जो भंडारण है, सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडारण क्षेत्र है आपका जारंग पाठ। तो ज से जारंग और ज से जमीर, जमीर पाठ वो मैदान है और जारंग पाठ भंडारण है बॉक्साइट में। ठीक है, इसी से बाजू में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैंड पाठ। याद रखेंगे मैंड पाठ जो है सरगुजा जिला में स्थित है, सरगुजा जिला का ही पूरा क्षेत्र में स्थित है। और यहीं से जब नदी हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, मांड नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, मांड नदी का उद्गम जो है यहीं से, अर्थात आपके मैंड पाठ क्षेत्र से ही मांड नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, इसका उद्गम होने के पश्चात आपको याद रखेंगे इसी क्षेत्र में 1962 में 1962
ईस्वी में इसी क्षेत्र में तिब्बती शरणार्थियों का यहाँ पर उनका निवास पाया जाता है। मतलब तिब्बत से शरणार्थी यहाँ पर 1962 में आकर के यहाँ निवास करते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहा जाता है? तो मैनपाट क्षेत्र को। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है आयोग द्वारा, चाहे पीएससी हो या फिर व्यापम हो या अन्य विभागीय परीक्षाओं में। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट अवस्थिति कहाँ है आपका? सरगुजा जिला में है। 1962 में यहाँ पर तिब्बती शरणार्थियों का यहाँ पर निवास पाया जाता है। ठीक, इस क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत सारे जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात है, जैसे सबसे फेमस जो जलप्रपात है आपका सरभंजा जलप्रपात। ठीक है, सरभंजा जलप्रपात आपके इसी क्षेत्र में पाई जाती है, सरभंजा जलप्रपात। ठीक है, और 4 आपको इको पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहला है आपका इको पॉइंट, मतलब ये भी एक प्रकार से जलप्रपात ही है जिसमें जल भराव का क्षेत्र है ना, उसको आपको याद रखना है। देखिए, पहला है आपका टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, है ना, और है आपका यहाँ पर इको पॉइंट। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट और मछली पॉइंट। देखिए यहाँ पर आप इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, ये 4 जो है आपका पॉइंट है जो कि आपका मैनपाट क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की एक आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम सफ़ेद मूसली की प्राप्ति इस क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में? आपका मैनपाट के क्षेत्र में। मैनपाट के क्षेत्र में सफ़ेद मूसली की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर जसपुर पाट प्रदेश के विषय में। इस पाट प्रदेश को हम ईब मैनी घाटी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से यह है आपका जसपुर पाट प्रदेश। ठीक है, ईब मैनी घाटी के नाम से, ईब नदी और मैनी नदी के समतली पठारी भाग में यह क्षेत्र अवस्थित है, इसलिए इसको हम इस नाम से भी जाना जाता है। तो जसपुर पाट प्रदेश का अन्य नाम क्या है? ईब मैनी घाटी क्षेत्र। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो पंडरा पाट है आपका, पंडरा पाट, ये जो है जसपुर का पाट का ही विस्तारित भाग है। जसपुर का पाट का ही एक विस्तृत एक ठो अन्य जगह है, इसी का एक भाग माना जाता है। ठीक है, जसपुर पाट जो है मुख्यतः जसपुर जिला में अवस्थित है। यह जो है, जैसे मैंने आपको बताया सामरी पाट प्रदेश के बारे में, तो सामरी पाट प्रदेश जो है राज्य की जितने भी पाट प्रदेश है सबसे ऊंची पाट प्रदेश है। उसी प्रकार से जसपुर सामरी पाट जो है, ये आपका जसपुर पाट जो है, ये क्षेत्र जसपुर पाट जो कि आपका हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी पाट प्रदेश है उसका सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाट प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाट प्रदेश है, इसको आपको ध्यान रखना है। जसपुर सामरी पाट, ओनली जसपुर पाट है ना, जसपुर सामरी पाट तो पूरा क्षेत्र को हम बोलते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको रखना है जसपुर पाट प्रदेश। ठीक है, इसके विषय में आपको याद रखना है कि यह जो क्षेत्र जो है, मैंने बताया था कि अबूझमाड़ के पश्चात, जो नारायणपुर जिला में अबूझमाड़ है उसके पश्चात सेकंड है ना, द्वितीय सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। इसका औसत वर्षा जो है 172 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा इस क्षेत्र में होती है, 172 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपका लोरो घाटी पाया जाता है। लोरो घाटी, यह जो क्षेत्र है लोरो घाटी, यह फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? फूलों के लिए। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है लोरो घाटी जो है कहाँ पर पाया जाता है। पहला तो इसका उत्तर हो जाएगा जसपुर जिला में पाया जाता है। यदि आपका पाट प्रदेश से क्वेश्चन पूछे थोड़ा सा और कठिन करने के लिए, तो जसपुर पाट प्रदेश, ठीक, जसपुर पाट प्रदेश में लोरो घाटी पाई जाती है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यह फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमको इसको याद रखना है कि लोरो घाटी जो है फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितने जसपुर सामरी पाट प्रदेश,
जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये पूरा क्षेत्र को हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। इसको अन्य अन्य भागों में हमने बांटा है, पहले सामरी पाट, फिर जारंग पाट, फिर आपका यहाँ पर मैन पाट, फिर पंडरा पाट, फिर यहाँ पर जसपुर पाट प्रदेश। इस तरह से हम इसको अध्ययन करना है ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो। अगला हम अगला हम पढ़ेंगे, अगला जो भाग है हमारा महानदी बेसिन के विषय में। ठीक है, आइए देखते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जो कि छत्तीसगढ़ की जितने भी हमारे प्राकृतिक विभाजन में हम पढ़े उसमें सबसे बड़ा यह क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आपके रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के लगभग सभी जिला इसमें शामिल किया जाता है। मोहला मानपुर चौकी जिला के मानपुर तहसील को छोड़ करके, ठीक है, मानपुर क्षेत्र को छोड़ करके सभी क्षेत्र को इसमें हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है मैंने आपको बताया था 50.34%। ठीक है, तो 50.34% इसका कुल क्षेत्र है। ठीक है, आपके महानदी बेसिन का। इसको हम छत्तीसगढ़ के मैदान के नाम से भी जानते हैं। तो इसका वर्ग में यदि बात करें तो 68,064 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। 68,064 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको हम इसको याद रखेंगे। दूसरा हमारा पाट प्रदेश है जो कि है आपका दंडकारण्य का पठार। पहला हमारा महानदी बेसिन जो या छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं, दूसरा हमारा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार का बस्तर संभाग का पूरा क्षेत्र और मानपुर का, ठीक है, मोहला मानपुर के क्षेत्र का जो मानपुर तहसील है, मोहला तहसील है, उस क्षेत्र को हम इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। इसके अंतर्गत आपका 39,060 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्र है। उसके पश्चात इसकी बात करें तो 28.91%, ठीक है, 28.91% कुल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का यह हिस्सा यहाँ पर कवर करती है। तो इस तरह से हम दोनों क्षेत्र, जो बड़ा क्षेत्र है महानदी का क्षेत्र और दंडकारण्य का पठार का क्षेत्र, तो इसको हम और भी विस्तार से बहुत सारे उप विभागों में इसको बांटा गया है, उन चीज़ों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक हम यहीं पर क्लोज करते हैं, अगले वीडियो में हम इसको विस्तार से देखेंगे।